अगली सुबह धूप की हल्की किरणें कमरे में आई। नंदिनी ने करवट ली तो उसे अपने बगल में खालीपन महसूस हुआ। उसने झटके से आंखें खोली। अगस्त्य वहाँ नहीं था, लेकिन तकिए पर एक छोटा सा लाल गुलाब और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए वो कागज उठाया। उसमें अगस्त्य की रफ सी राइटिंग में लिखा था, अगर मैं सुबह तक रुकता तो दादी पक्का मेरी दूसरी टांग भी तोड़ देती और मैं तुम्हें मंडप तक गोद में उठाकर नहीं ले जा पाता। तैयार हो जाओ मेरी जान, आज मुझे तुम्हें उस लाल जोड़े में देखना है। और हाँ, किसी भी चीज़ से डरना मत, तुम्हारा माफिया तुम्हारे आसपास ही है। नंदिनी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और चौड़ी स्माइल आ गई। रात का सारा खौफ, वो जैन की धमकियाँ, सब कुछ अगस्त्य के इस एक छोटे से नोट ने जैसे छू मंतर कर दिया। शाम का वक्त, कमरे में नंदिनी तैयार खड़ी थी। लाल और सुनहरे रंग का वो डिज़ाइनर जोड़ा, मेहंदी, गहरी मेहंदी और भारी ज्वेलरी। वो आईने के सामने खुद को देख रही थी। आज सच में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और उसकी माँ अंदर आई। अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर उनके कदम वहीं रुक गए और आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी बच्ची, माँ ने पास आकर नंदिनी के माथे को प्यार से छुआ और उसकी नज़र उतारी। आज किसी महारानी से कम नहीं लग रही तू। नंदिनी की आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसू रोके और अपने उसी पुराने बकबक वाले अंदाज में शुरू हो गई। माँ प्लीज़ रुलाओ मत, मेरा 2 घंटे का मेकअप ख़राब हो जाएगा। और महारानी छोड़ो, मुझे तो लग रहा है मैंने पूरा बुर्ज खलीफा पहन लिया है। ये लहंगा कम से कम 20 किलो का है माँ। अगर मैं मंडप तक चलते चलते ज़मीन पर गिर गई ना, तो अगस्त्य पक्का मुझ पर हंसेगा और दादी जी मुझे डांटेंगी कि खानदान की बेइज्जती करवा दी। माँ उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी और उन्होंने नंदिनी को प्यार से गले लगा लिया। वो तुझ पर हंसेंगे नहीं बेटा, वो तुझे गिरने से पहले ही थाम लेंगे। वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, मैंने उनकी आंखों में देखा है। इधर हवेली के दूसरे हिस्से में अगस्त्य काले रंग की बेहद शानदार शेरवानी में आईने के सामने खड़ा था। उसका वो रुतबा और भी ज़्यादा जानलेवा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आज कोई खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडी और खौफनाक आंख थी। तभी विक्रम तेज कदमों से कमरे में आया। बॉस, विक्रम ने बहुत ही धीमी और सीरियस आवाज़ में कहा, हवेली के चारों तरफ हमारे स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले चुके हैं। जैन के कुछ आदमियों ने पीछे वाले गेट से घुसने की कोशिश की थी। हमने उन्हें बिना आवाज़ किए वहीं निपटा दिया है। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अगस्त्य ने अपनी शेरवानी के बटन लगाते हुए आईने में विक्रम को देखा। चेहरे की नसें एकदम सख्त थी और जैन अगस्त्य की आवाज़ एकदम शांत थी, लेकिन उसमें मौत का सन्नाटा था। वो अभी तक सामने नहीं आया है बॉस, शायद वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा है। अगस्त्य धीरे से पलटा। उसे इंतज़ार करने दो, उसे लगना चाहिए कि उसका प्लान काम कर रहा है। वो सीधा मंडप के पास आएगा मेरे सामने, और जब वो आएगा तब मैं उसे बताऊंगा कि अगस्त्य रायज़ादा की हवेली में घुसकर उसके अपनी मौत को कितनी बुरी तरह दावत दी है। मेरी माँ और नंदिनी की सिक्योरिटी डबल कर दो। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि आज क्या होने वाला है। जी बॉस, विक्रम सिर झुकाकर चला गया। कुछ देर बाद हवेली का बड़ा सा लॉन फूलों और लाइटों से जगमगा रहा था। बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत मंडप सजा था। अगस्त्य मंडप में बैठा था, उसकी आंखें बस सीढ़ियों की तरफ टिकी थी। तभी पंडित जी ने आवाज़ दी, कन्या को बुलाइए। अगस्त्य की धड़कनें एक पल के लिए जैसे थम गई। सीढ़ियों से नंदिनी नीचे उतर रही थी, उसकी माँ और दादी के साथ। लाल जोड़े में वो इतनी हसीन लग रही थी कि अगस्त्य चाह कर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसका वो भारी भरकम घमंड, माफिया वाला रोब, दुनिया भर की फिक्र, सब कुछ उस एक लड़की के कदमों पर आकर जैसे झुक गया था। नंदिनी ने डरते डरते नज़रें उठाकर मंडप की तरफ देखा। अगस्त्य उसे ही देख रहा था। उन दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया रुक गई। कोई जैन नहीं, कोई दुश्मनी नहीं,
बस वो दोनों थे और उनका वो पागलपन वाला प्यार। तभी नंदिनी ने मुस्कुराकर अपनी एक आंख मार दी थी, जिसे देखकर अगस्त्य हैरानी से उसे देखने लगा। फिर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं नंदिनी धीरे धीरे आकर अगस्त्य के पास मंडप में बैठ गई। अगस्त्य ने पंडित जी, दादी और दुनिया की परवाह किए बिना हल्का सा उसकी तरफ झुककर फुसफुसाया, कहा था ना मैंने, तुम मौत लग रही हो, आज सच में कयामत ढा रही हो। मेरा तो मन कर रहा है ये रस्में छोड़कर तुम्हें अभी उठाकर अपने कमरे में ले जाऊं। नंदिनी का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। उसने नीचे देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कहा, आप ना हर जगह हर वक्त बस अपनी गुंडागर्दी में रहते हैं। प्लीज सीधे बैठिए, पंडित जी देख रहे हैं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। हवेली में खुशियों का माहौल था। नंदिनी के चेहरे पर भी सुकून था। लेकिन तभी बूम, हवेली के मेन गेट पर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। इतनी तेज आवाज की मंडप के पास खड़े मेहमान चीख पड़े। लाइटें एक झटके में बंद हो गई और कुछ ही सेकंड बाद सिर्फ जनरेटर की लाइट, इमरजेंसी लाइट ऑन हुई। अगस्त्य अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने सिर्फ अपनी उंगलियों से इशारा किया। अगले ही पल छतों और पेड़ों के पीछे से 100 से ज़्यादा लाल लेज़र लाइट गेट के धुएं की तरफ तान दी गई। लेकिन जैसे ही धुआं छटा, अगस्त्य की आंखें झटके से सिकुड़ गई। वहाँ जैन था ही नहीं। वहाँ सिर्फ 3-4 मामूली से भाड़े के गुंडे थे, जिन्होंने लेजर देखते ही अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और पागलों की तरह हंसने लगे। अगस्त्य का माफिया दिमाग सेकंड से भी पहले खतरे को भाप गया। ये हमला नहीं था, ये सिर्फ एक छलावा था। विक्रम, मंडप को कवर करो। अगस्त्य दहाड़ा और पलक झपकते ही उसने अपनी पिस्तौल निकालकर पीछे की तरफ तान दी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मंडप में पंडित जी के सामने रखा माइक अचानक एक तेज बीप की आवाज के साथ गूंजा और फिर उस खौफनाक सन्नाटे में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने नंदिनी के शरीर का सारा खून सुखा लिया। गेट पर क्या देख रहा है रायजादा? मैं तो कब का मंडप में आ चुका हूँ। आवाज सामने से नहीं बल्कि ठीक उसके पीछे से आ रही थी, मंडप के बिल्कुल अंदर से। अगस्त्य झटके से पलटा। नंदिनी की चीख गले में ही अटक गई। जैन वहीं खड़ा था, लेकिन उसने कोई सूट नहीं पहना था। उसने हवेली के किसी बॉडीगार्ड्स का ही रूप ले रखा था और वो उन्हें बॉडीगार्ड्स में अंदर आया था जो अगस्त्य ने नंदिनी के लिए लगाए थे। उसके एक हाथ में नंदिनी की माँ के बाल बहुत ही बेरहमी से जकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में एक काले रंग का रिमोट था जिसके ऊपर एक लाल बत्ती ब्लिंक कर रही थी। तेरी सिक्योरिटी बाहर स्नाइपर लेकर आसमान ताकती रह गई अगस्त्य। जैन एक साइको की तरह मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। और मैं पिछले 3 दिन से तेरी इसी सिक्योरिटी में घुसकर तुझे पागल बना रहा था और तुझे पता भी नहीं चला। जैन ने अपने दूसरे हाथ से अपने यूनिफॉर्म के बटन एक झटके में फाड़ दिए। वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रुक गई। विक्रम और बाकी गार्ड्स की बंदूकें हवा में ही जम गई। जैन की पूरी छाती और पेट पर C4 एक्सप्लोसिव मिलिट्री ग्रैंड बम बंधे हुए थे, जिनके तार सीधे उस रिमोट से जुड़े थे जो उसके हाथ में था। चला गोली, जैन पागलों की तरह चिल्लाया। तेरे पास 100 स्नाइपर है ना? बोल उन्हें मेरे माथे के बीचों बीच गोली मारने को। लेकिन याद रखना, मेरे अंगूठे ने इस रिमोट को दबा रखा है। जिस सेकंड मेरे दिल की धड़कन रुकी और मेरी उंगली यहाँ से हटी, ये पूरा मंडप, ये हवेली और तेरी ये खूबसूरत सी दुल्हन सब एक सेकंड में राख के ढेर में बदल जाएंगे। खौफ, असली खौफ क्या होता है, ये आज हवेली के चप्पे चप्पे में महसूस हो रहा था। अगस्त्य रायजादा जो मौत को अपनी मुट्ठी में रखता था, आज वो पूरी तरह से बेबस हो चुका था। वो एक साथ जैन को मार भी नहीं सकता था और अपनी नंदिनी को बचा भी नहीं सकता था। माँ, नंदिनी मंडप में अपनी माँ को जैन के चंगुल में तड़पते देख रो पड़ी। वो
आगे बढ़ने लगी, लेकिन अगस्त्य ने अपना भारी हाथ उसके सामने अड़ा दिया। रुक जाओ नंदिनी। अगस्त्य की आवाज़ अभी भी शांत थी, लेकिन उसके अंदर जो ज्वालामुखी फट रहा था वो उसकी लाल आंखों से साफ झलक रहा था। क्या सोच रहा है अंडरवर्ल्ड के बदमाश? जैन ने नंदिनी की माँ की गर्दन पर एक धारदार चाकू टिका दिया। उनकी गर्दन से खून की एक हल्की सी धार बह निकली। मैंने कहा था ना, फेरे तो होंगे, पर मेरे साथ। अब अपने इन कुत्तों को बोल बंदूकें नीचे करे, वरना पहली लाश तेरी सास की हो गिरेगी। अगस्त्य की जबड़े की नसें तन गई। उसने एक पल के लिए नंदिनी के आंसुओं से भीगे खौफज़दा चेहरे को देखा। इस इंसान के लिए अपनी रानी की खुशी और अपना परिवार अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती था। अगस्त्य ने विक्रम की तरफ बिना देखे हाथ नीचे करने का इशारा किया। बंदूकें नीचे करो। अगस्त्य गुर्राया। विक्रम ने कांपते हाथों से बंदूक नीचे कर ली। सारे स्नाइपर्स पीछे हट गए। जैन की वो खौफनाक हंसी रात के सन्नाटे में गूंज उठी। वाह, क्या बात है! प्यार ने शेर को भी कुत्ता बना दिया। जैन ने नंदिनी को अपनी उन घिनौनी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा। इतना भारी लहंगा पहनकर क्यों बैठी है मेरी जान? चल उठ और आ मेरे पास। नहीं। नंदिनी डर से कांपते हुए पीछे हटी और उसने अगस्त्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैन की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने चाकू माँ की गर्दन में हल्का सा और चुभा दिया। माँ दर्द से कराह उठी। मैंने कहा इधर आ। बहुत ज़्यादा गुरूर था ना तेरे अंदर? तूने मुझे जेल में सड़ाया था ना? अब तो देख मैं क्या करता हूँ। तेरे इस मखमल से जिस्म को तार तार ना कर दूँ तो मेरा नाम भी जैन नहीं। जैन एक वहशी दरिंदे की तरह पागलों की तरह चिल्लाया। हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूँगा। अगस्त्य ने गले से निकली वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक जख्मी और खूंखार शेर की दहाड़ थी। उसकी आंखों की नसें लाल हो चुकी थी और माथे पर मौत का पसीना चमक रहा था। वो पूरी ताकत से गुर्राया। अगर तेरी उस गंदी नज़र का एक साया भी मेरी नंदिनी पर पड़ा ना, तो कसम खाता हूँ तेरी एक एक हड्डी को जिंदा चबा जाऊंगा। तूने मेरी सांसों पर हाथ डाला है। मैं तुझे मौत की वो खौफनाक भीख मंगवाऊंगा कि जहन्नुम भी तुझे पनाह देने से मना कर देगा। अगस्त्य एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैन अपनी उस खौफनाक आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। धमकियाँ? अंडरवर्ल्ड के बादशाह की धमकियाँ? हाँ हाँ हाँ। जैन ने अपना सीना तान दिया जहाँ बम के लाल तार बंधे हुए थे। अरे अगस्त्य रायज़ादा, मौत तो मैं अपनी छाती पर सजा कर लाया हूँ। तू क्या मारेगा मुझे? देख इसे। जैन ने चाकू को माँ के गर्दन पर थोड़ा और दबाया। खून की एक पतली सी लकीर माँ की गर्दन से बह निकली। माँ! नंदिनी की चीख निकली। एक कदम, सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ा अगस्त्य, तो अपनी इस होने वाली सास का गला यहीं रेत दूंगा। और जिस सेकंड मेरी धड़कन रुकी, ये रिमोट मेरे हाथ से छूटेगा और तेरा ये मंडप, तेरा ये गुरूर और तेरी ये रानी सब एक ही पल में राख के ढेर में बदल जाएंगे। जैन की आंखों में वो साइको वाला जुनून और हवस नाच रही थी। ओए चमक छल्लो, मेरे पास आ। आज रात तू मेरी बाहों में होगी और ये अगस्त्य रायज़ादा यहाँ खड़े होकर अपनी हार का तमाशा देखेगा। आ इधर, वरना अपनी माँ की लाश उठाने के लिए तैयार रह। नंदिनी का पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन पड़ गया। एक तरफ वो इंसान था जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था, जो उसकी दुनिया था, और दूसरी तरफ उसकी वो माँ थी जिसने उसे जन्म दिया था, जिसकी गर्दन पर मौत का चाकू था। उसने आंसू अब उसके गालों को भिगो रहे थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अगस्त्य का हाथ धीरे से छुड़ाना चाहा। छोड़ दो उसे जैन। नंदिनी की आवाज़ आंसुओं से सुन रूंधी हुई थी, लेकिन उसमें एक बेबसी भरी जिद थी। वो धीरे धीरे अपने भारी लाल लहंगे को उठाते हुए आगे बढ़ने लगी। मैं आ रही हूँ। तुम मुझे चाहते हो ना? मुझे ले जाओ। मेरी माँ को छोड़ दो। उन्हें कुछ मत करना। नंदिनी, पागल हो गई हो तुम? अगस्त्य ने झटके से नंदिनी की कलाई को अपनी फौलादी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। तुम उस जानवर के पास एक कदम भी नहीं रखोगी। वो तुम्हें छूने से पहले मेरी लाश से गुजरेगा। अगस्त्य,
प्लीज़ मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ। ये सब मेरे से शुरू हुआ है था ना, मैं ही ख़त्म करूँगी। नंदिनी फूट फूट कर रोते हुए अगस्त्य के सीने पर हाथ मारते हुए चिल्लाई। उसके अंदर का सारा दर्द और खौफ एक साथ बाहर आ गया। मेरी माँ है वो, मेरे लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने इस दरिंदे के हाथों मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जाने दीजिए अगस्त्य, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। नंदिनी अगस्त्य के सामने हाथ जोड़कर बिलखने लगी। दुनिया का वो सबसे बड़ा डॉन, जिसके नाम से हुकूमतें कांपती थी, आज अपनी रानी के इन आंसुओं के आगे पूरी तरह बेबस खड़ा था। अगस्त्य ने नंदिनी के दोनों गालों को अपने बड़े बड़े हाथों में थाम लिया। उसकी सुलगती हुई आंखों में भी आज पहली बार एक अजीब सी नमी थी, वो नमी जो सिर्फ एक बेपनाह प्यार करने वाला आशिकी महसूस कर सकता था। तुम मुझसे मेरी जान मांग लो नंदिनी, मैं अपना सिर काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अगस्त्य की आवाज़ इतनी गहरी और दर्द भरी थी कि सुनने वाले का दिल फट जाए। लेकिन तुम्हें तुम्हें मैं इस साइको के हाथों में कैसे सौंप दूं? तुम मेरी रूह हो, और अगर तुम उस पर गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। वाह, क्या आशिकी चल रही है मौत के मंडप में। जैन की नफरत और जलन अब अपनी हदें पार कर रही थी। बहुत हो गया ये मेलोड्रामा। मैं 3 तक गिनूंगा अगस्त्य। अगर तूने इसे मेरे पास नहीं भेजा तो 3 पर पहली लाश तेरी शाश्त की गिरेगी और उसके बाद ये रिमोट दबेगा। 1। नंदिनी की सांसें अटक गई। 2। अगस्त्य ने नंदिनी को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसका दिमाग 1 लाख गुना स्पीड से दौड़ रहा था। वो अगस्त्य रायजादा था, वो इस तरह हार नहीं मान सकता था। रुक जैन। अगस्त्य की वो दहाड़ इतनी भयानक और जानलेवा थी कि जैन का हाथ चाकू पर 1 सेकंड के लिए रुक गया। अगस्त्य धीरे धीरे नंदिनी से अलग हुआ। उसका आंखों की वो नमी अब पूरी तरह से एक खौफनाक और बर्फीले ज्वालामुखी में बदल चुकी थी। उन्हें छोड़ दो, जाने दो उन्हें। अगस्त्य की आवाज़ में एक ऐसा जानलेवा और खुदरापन था जो सीधा रूह को चीर रहा था। तू मुझे मारना चाहता है ना? ये रिमोट मुझे दे दे। मेरी नंदिनी और उसकी माँ को जाने दे। मैं खुद को गोली मार लूँगा। ये सुनकर नंदिनी का दिल जैसे रुक गया। अगस्त्य नहीं, वो पागलों की तरह चीखी। जैन जोर से हंसा। तू खुद को गोली मारेगा? नहीं अगस्त्य, मौत तो बहुत आसान सज़ा है तेरे लिए। मैं तुझे वो दर्द देना चाहता हूँ जो मौत से भी बदतर हो। जैन की आंखों में एक भयानक पागलपन छा गया। उसने अगस्त्य को घूरते हुए अपना सबसे घिनौना हुक्म सुनाया। अगर तू चाहता है कि मैं इसकी माँ को जिंदा छोड़ दूँ तो अपने घुटनों पर आ जा। अगस्त्य रायजादा, इस शहर का बादशाह आज मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठेगा और अपनी ही नज़रों के सामने अपनी नंदिनी को मेरे साथ जाते हुए देखेगा। झुक। पूरे मंडप में मौत का सन्नाटा छा गया। अगस्त्य, जो अभी कभी किसी के सामने नहीं झुका था, जिसने अपनी दादी के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, आज वो इंसान अपनी नंदिनी की माँ को बचाने के लिए धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ने लगा। अगस्त्य रुक जाइए प्लीज़। नंदिनी ने जल्दी से उसके कंधों को पकड़कर उसे रोकने की लगी। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो अपने खूंखार माफिया को, अपने गुरूर को एक साइको के सामने घुटनों पर गिरते हुए नहीं देख सकती थी। मुझे कुछ नहीं होगा नंदिनी। अगस्त्य ने बहुत ही भारी आवाज़ में उसे तसल्ली देने की कोशिश की। वो घुटनों के बल ज़मीन पर आ चुका था। उस शेर को, अपने आशिक को इस तरह बेबस और घुटनों पर बैठा देखकर नंदिनी के अंदर का सारा खौफ, सारा डर अचानक एक भयंकर गुस्से में बदल गया। उसके आंसू एकदम से रुक गए। उसने अपने चेहरे को अपने कांपते हाथों से पोंछा। जो लड़की खून देखकर बेहोश हो जाती थी, आज उस माफिया की रानी के अंदर का असली खूंखार रूप बाहर आ गया था। नंदिनी ने जैन को देखा, खौफ से नहीं बल्कि उस नज़र से जिससे अगस्त्य अपने दुश्मनों को देखता था। तुमने मेरे अगस्त्य को घुटनों पर लाया है ना जैन? नंदिनी ने एक बेहद सर्द और जहरीली आवाज़ में कहा, जो उसने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं की थी। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ। वहीं अगस्त्य का घुटनों पर बैठना
उस हवेली के वफादार आदमियों और खुद नंदिनी के लिए ऐसा था जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जैन का अट्टहास पूरे लोन में गूंज रहा था। वह अपनी जीत के नशे में इतना चूर था कि उसने नंदिनी की मां की गर्दन से चाकू हटाकर अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसे अगस्त्य के माथे पर टिका दिया। बादशाह के घुटने जमीन पर। नज़ारा बहुत दिलकश है अगस्त्य, जैन ने दांत पीसते हुए कहा। अब देख कि मैं तेरी आंखों के सामने क्या करता हूँ। जैन ने नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड हुआ उसने जैन, अगस्त्य और वहां मौजूद हर शख्स की रूह कपा दी। नंदिनी भागी नहीं, वह रोई नहीं, बल्कि वह एक ठंडी मुस्कान के साथ खुद जैन की तरफ बढ़ी। हाथ हटाओ माँ से, जैन। नंदिनी की आवाज़ इतनी सपाट और रूहानी थी कि अगस्त्य ने भी झटके से सिर उठाकर उसे देखा। तुम्हें मैं चाहिए ना? तो ये तमाशा बंद करो। ये रिमोट और ये बम, ये सब मुझे डराने के लिए थे। तुम भूल गए कि मैं किसकी संगत में रही हूँ। नंदिनी ने अपने भारी लहंगे के नीचे से कुछ निकाला। अगस्त्य की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अगस्त्य का वह छोटा सा चांदी का लाइटर था जिसे अगस्त्य हमेशा अपनी जेब में रखता था। नंदिनी, पीछे हटो, अगस्त्य दहाड़ा। उसे अंदाजा हो गया था कि वह क्या करने वाली है, लेकिन नंदिनी रुकी नहीं। वह जैन के बिल्कुल करीब पहुंच गई, इतनी करीब कि जैन की पिस्तौल उसकी छाती को छू रही थी। तुम्हें लगा तुम अकेले साइको हो? नंदिनी ने जैन की आंखों में झांकते हुए कहा। अगस्त्य ने मुझे बताया था कि इस मंडप की नींव के नीचे क्या है। तुमने यहाँ गेंदे के फूल सजाए ना? पर अगस्त्य ने यहाँ गैस की पाइपलाइन बिछाई थी ताकि सर्दी में मेहमानों को गर्मी मिल सके। पूरी ज़मीन के नीचे इस वक्त गैस भरी हुई है। नंदिनी ने लाइटर की लो जलाई। तुम्हारे पास रिमोट है, मेरे पास ये लो है। तुम बटन दबाओगे, हम सब मरेंगे। मैं ये लाइटर नीचे गिराऊंगी, तब भी हम सब मरेंगे। पर फ़र्क ये है कि अगस्त्य के आदमी बाहर सुरक्षित है, पर तुम और मैं इसी मंडप में राख हो जाएंगे। जैन का चेहरा पीला पड़ गया। तू तू झूठ बोल रही है। तू जान नहीं देगी। आजमा कर देख लो। नंदिनी ने लाइटर को ज़मीन के बिल्कुल पास कर दिया, जहाँ से गैस की गंध अब साफ महसूस हो रही थी। अगस्त्य, माँ को लेकर यहाँ से निकलिए अभी। नंदिनी, पागल मत बनो, लाइटर बंद करो। अगस्त्य की आवाज़ में पहली बार बेबसी और खौफ दिखा। वह अपनी जान के लिए नहीं, नंदिनी के इस पागलपन के लिए डरा हुआ था। पर असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। जैन जैसे ही घबराकर पीछे हटा, तभी हवेली की ऊंची मिनारत से एक ऐसा तेज आवाज़ आई जिसने सन्नाटा चीर दिया। वह गोली की आवाज़ नहीं थी, वह दादी देवयानी रायजादा की आवाज़ थी, जो ऊपरी बालकनी पर खड़ी थी। उनके हाथ में एक पुरानी लेकिन चमचमाती राइफल थी। अगस्त्य, नीचे झुक, दादी की दहाड़ गूंजी। अगस्त्य ने पलक झपकते ही नंदिनी की मां को नीचे ज़मीन पर खींचा। उसी सेकंड दादी ने राइफल से जैन के हाथ पर नहीं, बल्कि मंडप के ऊपर लटक रहे भारी कांच के झूमर की जंजीर पर निशाना साधा। झूमर एक बिजली की तेजी से नीचे गिरा। जैन संभल पाता उससे पहले ही वो मन भर भारी झूमर सीधा उसके ऊपर आ गिरा। जैन का रिमोट वाला हाथ झूमर के मलबे के नीचे बुरी तरह दबा गया और उसकी उंगली झटके से रिमोट से फिसल गई। रिमोट दूर जाकर ज़मीन पर गिरा। उसी सेकंड मंडप में मौजूद हर इंसान ने खौफ से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नंदिनी ने भी अपना चेहरा अगस्त्य के सीने में छुपा लिया और उसकी धड़कनें रुक सी गई। सबको लगा कि अब मौत का वो भयानक धमाका होगा और सब कुछ राख के ढेर में बदल जाएगा। 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड गुजरा, 5 सेकंड। सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं भड़की। जैन, जो मलबे के नीचे दबा हुआ था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये फटा क्यों नहीं? वह पागलों की तरह बड़बड़ाया। अगस्त्य ने नंदिनी को धीरे से खुद से अलग किया। उसके चेहरे पर अब वो खौफ या बेबसी नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड के बदमाश वाली वो बर्फीली और खौफनाक शैतानी मुस्कान वापस आ गई थी।
वो धीरे धीरे चलता हुआ उस रिमोट के पास गया और अपना भारी बूट उस पर रखकर उसे चकनाचूर कर दिया। तेरा वो डेड मैन स्विच वाला डायलॉग सच में बहुत भारी था। अगस्ती की भारी और जानलेवा आवाज सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी। लेकिन तू भूल गया कि ये अगस्त्य रायजादा का इलाका है। तुझे क्या लगा नंदिनी तुझे वो लाइटर और गैस की झूठी कहानी सुनाकर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रही थी? नहीं, वो तुझे बातों में उलझा रही थी ताकि मेरे सिक्योरिटी हेड को वो 1 मिनट मिल सके जिसमें उसने इस पूरी हवेली का मिलिट्री गैस सिग्नल जैमन पूरी ताकत से एक्टिवेट कर दिया। तेरा ये रिमोट पिछले 1 मिनट से सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना है। जैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा गुरूर, उसका वो खौफनाक मास्टर प्लान अगस्त्य और नंदिनी के दिमाग के आगे एक ही झटके में मिट्टी में मिल चुका था। अगस्त्य एक जख्मी शेर की तरह झपटा। उसने मलबे में दबे जैन का गला अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। मेरी नंदिनी को डराएगा तू? अगस्त्य की आवाज में अब वो हैवानियत थी जो रूह जला दे। उसने जैन के चेहरे पर अपने फौलादी हाथों से इतने वहशी वार किए कि जैन का चेहरा पहचानने लायक नहीं रहा। अगस्त्य ने जैन को घसीटते हुए मंडप के किनारे लगे एक मोटे खंबे से टिका दिया। उसने अपनी जेब से अपना धारदार चाकू निकाला। उसकी आंखों में जैन को वही जिंदा चीर देने की आग थी। लेकिन तभी नंदिनी ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। अगस्त्य ने मुड़कर नंदिनी को देखा। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। छोड़ो मुझे नंदिनी, आज इसका अंत मेरे ही हाथ से होगा। नहीं अगस्त्य, नंदिनी ने एक बेहद ठंडे और शांत लहजे में कहा, जिसमें अब एक असली माफिया क्वीन वाला रुतबा था। इसे इतनी आसानी से मारना इसकी सज़ा नहीं है। आपने कहा था ना कि जो मेरे और आपके बीच आएगा वो कल की सुबह नहीं देखेगा। नंदिनी ने अगस्त्य के हाथ से वो चाकू लिया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। विक्रम, अगस्त्य ने दहाड़ते हुए आवाज़ दी, इसे ले जाओ, इसके शरीर से ये बम हटाओ और इसे हवेली की उस काल कोठरी में डाल दो जहाँ सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुँचती। इसे तब तक जिंदा रखना जब तक ये खुद रो रो कर मौत की भीख ना मांगने लगे। और हाँ, इसके हाथ के नाखून एक एक करके निकाल लेना। इसी ने मेरी माँ की गर्दन पर चाकू रखा था। जैन को जानवरों की तरह घसीटते हुए ले जाया गया। हवेली में फिर से पूरी लाइटें आ गई। मेहमान अभी भी डरे सहमे खड़े थे। अगस्त्य का चेहरा खून के छींटों से भरा था। उसकी भारी शेरवानी फट चुकी थी। वह नंदिनी के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने देखा कि नंदिनी अभी भी अंदर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सुकून था। अगस्त्य ने बिना किसी दुनिया या रस्मों की परवाह किए नंदिनी को अपनी बाहों में जोर से खींच लिया। तुम पागल हो, सच में बहुत बड़ी पागल हो, अगस्त्य ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए भारी आवाज में कहा। तुम्हें पता था कि जैमन ऑन हो चुका है? नंदिनी ने उसके चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपाया और दबी हुई आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता था। मैं तो सच में मरने के लिए तैयार थी। वो गैस वाला ड्रामा तो बस मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था मेरा अगस्त्य कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और दादी जी, वो तो सच में असली बॉस निकली। अगस्त्य हल्का सा मुस्कुराया। उसने नंदिनी को खुद से अलग किया और उसके माथे को बहुत गहराई से चूमा। पंडित जी, अगस्त्य ने मुड़कर पीछे देखा। पंडित जी अभी भी हवन कुंड के पीछे दुबके हुए थे। मंत्र शुरू कीजिए, आज शादी इसी वक्त होगी। मंडप के खून के दाग धुल जाएंगे, पर ये फेरे नहीं रुकेंगे। दादी ऊपर बालकनी से मुस्कुराते हुए अपनी राइफल नीचे रख रही थी। अपनी माँ को पूरी तरह सुरक्षित देख नंदिनी की आंखों में सुकून के आंसू आ गए। उसी फटे हुए मंडप में बारूद की महक और बिखरे हुए गेंदे के फूलों के बीच अगस्त्य और नंदिनी ने 7 फेरे लिए। जब अगस्त्य ने नंदिनी की मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर भरा तो वहाँ खड़े हर इंसान को समझ आ गया कि ये सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, ये एक अंडरवर्ल्ड के एक नए और खौफनाक साम्राज्य का आगाज था, जहाँ एक खूंखार राजा के साथ एक उतनी ही निडर और शातिर रानी खड़ी थी। शादी की वो खौफनाक रात और उसके बाद की सारी थका देने वाली रस्में आखिरकार पूरी हो चुकी थी। हवेली में अब मेहमानों की भीड़ छट गई थी।
और सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया अगस्त्य रायजादा की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। आज जैन ने जिस तरह से मौत का खेल खेला था, उसने अगस्त्य को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो सच में अपनी नंदिनी को खोने के डर से कांप रहा था। अब उसे बस अपनी बीवी चाहिए थी, अपनी बाहों में, अपने बिल्कुल करीब, ताकि वो उसकी धड़कनों को महसूस करके खुद को यकीन दिला सके कि वो सुरक्षित है। लेकिन उसकी वो अलार्म क्लॉक बीवी, वो तो जैसे आज अलग ही जोन में थी। हवेली के बड़े से लिविंग एरिया में नंदिनी अपनी भारी डिजाइनर लहंगे में अपनी माँ और दादी के बीच बैठी थी। उसका वो जनरेटर फुल स्पीड में चालू था। वो कभी आज के खौफनाक हादसे को याद करके रोती, तो अगले ही पल दादी की उस राइफल वाली हीरोपंती पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। अरे माँ, आप कसम से बस दादी जी को देखती। नंदिनी हाथों से एक्शन करते हुए पूरी एक्साइटमेंट में बकबक कर रही थी। जैसे ही दादी जी ने वो झूमर गिराया ना, मेरी तो सांस ही वापस आ गई। मुझे लगा कि आज तो हम सब गए, लेकिन हमारी दादी तो एकदम जेम्स बॉन्ड निकली। दादी प्यार से नंदिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रही थी, और माँ की आंखों में भी सुकून के आंसू थे। और इन सब से करीब 20 कदम दूर हॉल के बड़े से नक्शादार खंबे से टेककर खड़ा अगस्त्य अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहा था। उसने पिछले आधे घंटे में नंदिनी को कम से कम 10 अलग अलग सिग्नल भेजे थे। कभी वो अपना गला खंखारता, कभी अपनी गहरी सुलगती आंखों से उसे घूरता, और उसने 2 बार करण को भी भेजा था, ये कहलवाने के लिए कि बॉस बुला रहे हैं। लेकिन नंदिनी, वो जानती थी कि उसका शैतान पति दूर खड़ा तड़प रहा है। जब भी अगस्त्य घूरता, नंदिनी कनखियों से उसे देखती। अपनी मुस्कान छुपाने के लिए उसने होठ दांतों तले दबाती, और फिर से दादी की तरफ मुड़कर उन्हें इग्नोर कर देती। इसे तो मैं बताता हूँ। अगस्त्य ने दांत पीसते हुए गहरी सांस ली। उसका वो माफिया वाला घमंड अब एक बेचैन आशिक में बदल रहा था। सीधे तरीके से तो ये लड़की आने से रही, अब अगस्त्य रायजादा तो अपना दिमाग लगाना ही था। अगस्त्य ने पास खड़े विक्रम को उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया। उसने विक्रम के कान में बहुत ही धीरे से कुछ कहा। विक्रम ने आंखें बड़ी की, फिर अपनी हंसी मुश्किल से दबाते हुए सीधा नंदिनी और दादी के पास गया। दादी जी, वो भाभी जी, विक्रम ने बहुत ही घबराई हुई और सीरियस आवाज में कहा। नंदिनी की अब बकबक अचानक रुक गई। क्या हुआ विक्रम भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाभी जी, वो बॉस। विक्रम ने अपनी एक्टिंग स्किल का पूरा इस्तेमाल किया। बॉस अभी अभी अपने कमरे में गए हैं। आज उस जैन को मारते वक्त उन्हें काफ़ी धक्का लगा था ना, तो उनके सिर का वो जो पुराना घाव था, उसके टाके शायद खुल गए हैं। उनके माथे से बहुत खून बह रहा है, और वो किसी डॉक्टर को भी अंदर नहीं आने दे रहे। क्या? नंदिनी झटके से सोफे से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक सेकंड में वो सारा डर वापस आ गया। उसे ना अपना भारी जोड़ा याद रहा, ना दादी, ना माँ। वो अपना लहंगा दोनों हाथों से उठाती हुई पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। अगस्त्य, आप सच में पागल हैं, आपको अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं है। नंदिनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी और रोने वाली हो रही थी। वो भागते हुए मास्टर बेडरूम के पास पहुंची। उसने बिना कुछ सोचे उस भारी ओक के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गई। कमरे के अंदर एकदम अंधेरा था। सिर्फ बालकनी से आ रही हल्की सी चांद की रोशनी और कमरे के कोनों में जल रही कुछ मोमबत्तियों की मध्यम आज थी। अगस्त्य, नंदिनी ने हाँफते हुए आवाज दी। उसकी आंखें अंधेरे में उस खून से लथपथ इंसान को ढूंढ रही थी। कहाँ हैं आप? खून? खून कहाँ है? तभी उसके ठीक पीछे से दरवाज़ा एक बहुत ही धीमी सी क्लिक की आवाज़ के साथ बंद हुआ और लॉक हो गया। नंदिनी पलटने ही वाली थी कि अंधेरे में से एक भारी फौलादी और गर्म हाथ निकला, और उसने नंदिनी की पतली सी कमर को जकड़कर उसे एक ही झटके में दरवाजे से सटा दिया। नंदिनी के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, लेकिन अगले ही पल अगस्ती की वो जानी पहचानी नशीली और खतरनाक महक उसकी सांसों में भर गई।